अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का जल्द होगा आगाज। 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों को पहुंचेगा फायदा। मुल्क में बीजेपी के दौर में जो भी वज़ीर तालीम बना, जल्द उसकी किस्मत खराब हो गई। जेनजी का एहतजाज रंग लाया, मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा। रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। जंतर मंतर पर एहतजाज के मौके पर बीजेपी लीडरों की जानिब से इश्तिहार अंगेज बयानात की सख्ती से मजम्मत। बीआरएस लीडर डी शरावन का बयान। अपोजिशन के जबरदस्त एहतजाज के दरमियान एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। चंद लम्हों बाद ही कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर देना पड़ा। अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो। आज पार्लियामेंट अहाते में अपोजिशन पार्टियों ने फिर किया एहतजाजी मुजाहरा। और अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत जारी। तेहरान की अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना हुकूमत 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों के लिए जल्द नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने वाली है। सरकारी ज़रा के मुताबिक कार्ड की छपाई का काम मुकम्मल हो गया और उन्हें मुख्तलिफ अजला में रवाना करने का अमल शुरू हो गया। अब सिर्फ रेवंत रेड्डी की मंजूरी के बाद तकसीम की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज़ हैदराबाद में खुसूसी तकरीब में होगा। इसके बाद तेलंगाना के तमाम अजला और असम्बली हलकों में वज़रा और मुकामी अरकान असम्बली की मौजूदगी में तकसीम की जाएगी। इम्कान है कि कार्ड अगस्त के पहले हफ्ते या फिर यौम आज़ादी 15 अगस्त के मौके पर अवाम में तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से पहली बार राशन कार्ड को जदीद स्मार्ट फॉर्मेट में तैयार किया गया। ये कार्ड वाटर प्रूफ, मजबूत और आसानी से ख़राब न होने वाले मटेरियल से बनाए गए ताकि उन्हें तवील अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। हर स्मार्ट राशन कार्ड पर कार्ड होल्डर का नाम, पता, तस्वीर और एक QR कोड होगा। इस QR कोड को स्कैन करते ही खानदान के तमाम अफराद की तफसीलात, राशन की तकसीम का रिकॉर्ड और चावल, चीनी, गेहूँ समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की मालूमात दस्तियाब रहेंगी। राशन कार्ड हासिल करने के लिए मुस्तहिक़ खानदान का कोई भी अहल फर्द पहले राशन का QR कोड स्कैन करेगा या कार्ड नंबर दर्ज करेगा, जिसके बाद बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, जिसके बाद राशन हासिल किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में बीजेपी के दौर में जो भी वज़ीर तालीम बना उसकी किस्मत खराब हुई। रेवंत ने कहा कि जेनजी का एहतजाज रंग लाया और स्टूडेंट्स के मुतालबात के सामने मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसानों ने भी माजी में शानदार कुर्बानियाँ दी और मोदी हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करना पड़ा। व्यक्ति के सामने 56 इंच छाती झुकना पड़ा। पहले वो समझते थे सबसे ताकत वाला 56 इंच छाती इस देश में, मगर अगर 2014 से इस देश के राजनीति में एक बार हम लोग देखें तो ये पहली बार नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मोदी जी का हार ये दूसरे बार। पहले नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश के किसानों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कॉरपोरेट ओनर्स को गिरवी रखने के लिए कोशिश किया हुआ है। उसी दिन राहुल गांधी जी ने कहा संसद में, मैं गवाह हूँ, उस समय पर मैं संसद में था, नरेंद्र मोदी जी आप इस किसानों को गुलाम करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। अदानी, अंबानी, अमेज़न जैसा कॉरपोरेट कंपनियों को किसानों का ईमानदार आप बेचना चाहता है। इस देश हर किस मानने वाला नहीं है। किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लो, मगर आप नहीं सुने, क्योंकि आप समझ रहे थे इस देश में, इस दुनिया में आप सबसे बड़ा ताकत वाला है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए उसी दिन कहा राहुल जी ने, वापस लेने के अलावा आप माफ़ी भी मांगना पड़ता है इस देश में। जब विपक्ष ने, इंडिया दल सब आगे आकर आवाज़ दिए तो भी नहीं सुना आप, तब देश के किसानों ने सड़क पे आगे दिल्ली घेर चुके। महीनों भर दिल्ली में किसानों बैठकर मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए। बहुत सारे किसानों ने शहीद हुए, फिर भी वो पीछे नहीं हटा, मोदी जी को हरा दिए। मजबूरी से मोदी जी किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लागू किए वापस ले लेकर किसानों से माफ़ी मांगा। पहली बार मोदी जी को ये महसूस हुआ इस देश में 56 इंच छाती से किसान ताकत वाला है, किसान चाहे तो मोदी जी को हरा।
बीआरएस लीडर डी रावत ने जंतर मंतर पर एहतजाज के मौके पर बीजेपी लीडरों की जानिब से इश्तिहार अंगेज बयानात की पूरी सख्ती के साथ मजम्मत की। उन्होंने बंडी संजय और के विश्वेश्वर रेड्डी की जानिब से भी नामुनासिब बयानात को लेकर तनकीदें की और कहा कि बीजेपी लीडरों की जानिब से गैर इंसानी मुतालबात इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि मरकजी वजारत से धर्मेंद्र प्रधान को स्टूडेंट्स के दबाव के आगे झुकना पड़ा और ओहदा छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि एहतजाजियों को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी करार देना इंतहाई गलत है और स्टूडेंट्स को मजीद इश्तियाल दिलाने और भड़काने का बास बन सकता है। BJP government in Delhi is engaged in dialogue with the CJP protesters and the students, and yielding to their pressure, the government has ensured that Mr. Dharmendra Pradhan is resigned. Contrary to the stand that was taken by the union government in Delhi and the BJP in Delhi, in Telangana, Mr. Bandi Sanjay being a union home minister and Mr. Konda Vishweshwar Reddy, who is a second or third time member of parliament, has the audacity to state that all the protesters have to be shot dead. If at all the similar kind of a protest has happened in any other country, they all would have been shot dead, and we had the mercy that we have not shot at them. This is the kind of an irresponsible, insensitive, inhuman statements are being made by the duo in Telangana. Mr. Bandi Sanjay being a union minister. On one hand, JP Nadda and then Mr. Singh. They both have engaged in a dialogue. Colleague cabinet ministers are engaged in a dialogue with the CJP young leadership. And being a union minister, he goes on official record stating that the protesters are all inspired by Pakistan, Bangladesh, or being financed by some Dubai-based financiers and things like that. What an irresponsibility. What a hypocrisy is this. If they are all supported and inspired by, let's say, Bangladeshi and Pakistani, why is that JP Nadda has engaged in a dialogue with them? Why is that Mr. Narendra Modi has ensured that Dharmendra Pradhan is resigned? This kind of hypocrisy will only provoke the students but not give them any kind of a solace. Both Mr. Konda Vishweshwar Reddy and Bandi Sanjay are supposed to... कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने कहा है कि मोदी हुकूमत के इशारों पर पुलिस को खुली छूट मिली, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को मारा गया। हम इसकी पूरी सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर राहुल ने स्टूडेंट्स की तायद करते हुए इसे एक कामयाब एहतजाजी तहरीक में तब्दील करने का काम किया। को हमें ज़रूर उठाना चाहिए और एज़ यूजुअल राहुल गांधी जी ठीक समय पर उन्होंने इस मुद्दे पे नज़र रखे हैं। आप देख लीजिए, सिर्फ ये मूवमेंट को कुचलने का नहीं, आपने पुलिस को क्या इशारा किया कि देशवासियों पे आप तोप भी उठा सकते हो, रबर पैलेट्स फायर कर सकते हो, पुराने गाड़ियां लाकर वहां खड़ा करके झूठ इल्जाम बच्चों पे लगा सकते हो। क्या किया है ये सरकार कि पुलिस को अपना सीमा क्या है उससे पार करवा के आप आगे लाग लिया अपने स्वार्थ के लिए। कुछ तो शर्म, कुछ तो रखे। और इतना खतरनाक आंदोलन करवाए ये पुलिस के साथ साथ कि कल का दिन आम नागरिक कोई वर्दी वाले का भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि असली पुलिस थे या नकली पुलिस वर्दी पहन के आ गए। कौन थे ये लोग जिनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, वो खुद ही हमें मारने आए। क्या तरीका है इस डेमोक्रेसी में? ये लोग समझते हैं क्या ये सरकार कि उन्होंने क्या किया और क्या आदत करवा रहे हैं? शर्म करें। अच्छी बात है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाए। साबिका रियासती वज़ीर KTR इरशाद हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचे और साबिका MLA P सुदर्शन रेड्डी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। याद रहे कि सुदर्शन रेड्डी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद से वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को मुस्तहकम करार दिया है। KTR की अस्पताल आमद के मौके पर सुदर्शन रेड्डी के अरकान ख़ानदान भी मौजूद थे। मीडिया प्लस हैदराबाद में जश्न आरिफ कुरैशी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर समाज के मुख्तलिफ सरकर्दा नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की और आरिफ कुरैशी की खिदमात और कारनामों की भरपूर अंदाज में सताइश की गई। तकरीबन 50 साल
आरिफ साहब के साथ जिद्दा में मेरा क़ियाम में भी हम एक दूसरे का साथ रहा, और इनकी कोशिश की वजह से बड़े अजीम मुशायरे वहाँ पर मुनक़िद किए गए, जिद्दा में और रियाद में, मदीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हम किनार हुए। ये कोई 6 माह पहले हैदराबाद आए थे, तो प्रोफेसर शुक्र साहब और हमने उनके वाक़ात का इयादा किए और जो है तवक्को किए कि फिर आरिफ कुरैशी साहब हैदराबाद आएंगे, और अपनी मुफ्ती खलील अहमद साहब, अब्दुल शुक्र साहब और लोगों ने मुखातिब किया। मेरी सेहत की वजह से भी और दूसरे इतने काबिल शख्सियतें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उनका मैं वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता। मैं आरिफ कुरैशी साहब को तहे दिल से मैं मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि किसी ने कहा another 50 years, तो another 50 years जिस खदर साहब किरदार हैं आरिफ कुरैशी, सबकी तारीफ के हकदार हैं आरिफ कुरैशी। एक खता यूं भी है, खदरदान सुखन है ये आरिफ कुरैशी, खदरदान सुखन है ये आरिफ कुरैशी, शामिल इल्म फन है ये आरिफ कुरैशी। जामे उस्मानिया के एक लायक सबूत, जामे उस्मानिया के एक लायक सबूत, फख्रे नाजो दकन है ये आरिफ कुरैशी। जिद्दा में 2 ही कुरैशी मशहूर हुए थे, एक आरिफ कुरैशी साहब, उसके बाद जो है इरफान कुरैशी। तो अल्लाह का करम है, यहाँ पर बानीम साहब भी मौजूद हैं, ये साहब भी मौजूद हैं। माशाल्लाह काफ़ी अंकल की जो है मेहनत है, और उर्दू को और बज़्म उस्मानिया को जो है आपने जिद्दा में जो है कायम रखा, और वन मैन शो है, यानी तंजीम एक इंस्टीट्यूशन और एक लोगों से चलती है, लेकिन आप में जो है एक पूरी हर वो चीज़ें जो है एक्सपर्टीज़ है कि आप बज़्म उस्मानिया को जो है लेके माशाल्लाह आगे बढ़े। शायद वो कुरैशियों की फितरत में है कि जो है वन मैन शो ही काम करना। तो कल का मुशायरा जो है काफ़ी बड़ा था, और हिंदुस्तान भर में जो एक तारीख़ी मियार अपना जो है मुकाम हासिल किया, और हद ये थी कि जो है तीनों हॉल फुल होने के बाद, बाहर फुल होने के बाद 30 से 40% लोग जो है वापस गए। तो ये हमारे लिए कामयाबी थी। किताबों से ज़ौक़ इंतहाई ज़रूरी है ताकि अपने इल्म में इजाफ़ा किया जा सके और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल भी होता रहे। शहर हैदराबाद में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ बुक स्टोर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसे ही एक जगह कोठी का मरकज़ी इलाका है जहाँ बड़ी तादाद में बुक स्टोर्स देखे जा सकते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के दौर से कबल सैकड़ों अफराद यहाँ का रुख किया करते थे, लोग किताबें ख़रीद कर पढ़ते थे। आज PDF और नई टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है जिससे लोगों को सहूलत तो हुई, लेकिन बुक स्टोर्स पहुँचने वालों की तादाद इंतहाई कम होती जा रही है। हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम अंसारी ने चंद किताबों की दुकानात पहुंचकर लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं इस मौके पर तासुरात। किताबों के इस सिलसिले में किताबों के जानकारी के लिए और किताबों से नई पीढ़ी की दूरी के बारे में जानने के लिए, और इससे बच्चों की आम जिंदगी में और मार्केट पर इसका क्या असर हुआ है, इस सिलसिले में जानने के लिए हम एक और जगह पहुंचे हैं और भाई से जानते हैं कि मसला क्या है, किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इफेक्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। कितने साल हो गए आप कोई दुकान को? ये दुकान तो लगा के तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए, और इससे पहले 5 साल जो लाइन आगे थी हमारी फुटपाथ पे वहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए। आजकल नई पीढ़ी के नौजवान जो हैं उनका ज्यादा रुख जो है स्मार्टफोन की तरफ हो गया है, और वो PDFs में पढ़ते हैं और किताबों से उनकी दूरी हो गई है। उनकी जाती जिंदगी में और मार्केट पर, जो किताब का मार्केट है, उस पर इसका क्या असर पड़ा है? अब उनकी जाती जिंदगी बोले तो अब उन लोगों की तो साइकोलॉजिकली वो लोग फिजिकली जो है ना, वो लोग हर तरीके से वो लोग को नुकसान ही हो रहा है उससे। क्योंकि जो कोरोना के बाद में जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन सब्जेक्ट वगैरह, ऑनलाइन होमवर्क्स वगैरह, या जो क्लास स्कूल्स वगैरह में भी जो करे, तो इस वजह से बच्चों को जो है ना उसके एडिक्ट हो गए वो लोग। उसके एडिक्ट होने की वजह से जो है ना बुक्स तकरीबन जो है
कोई आके परचेस करने के उसमें मूड में, या तो बुक्स देख के पढ़ने में दिलचस्पी किसी भी बच्चे को नहीं है, चाहे वो छोटी क्लास हो चाहे वो बड़ी क्लास हो। तकरीबन स्कूलों में जहाँ पर बुक्स को फॉलो करा रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स फॉलो कर ले रहे हैं, लेकिन अब फिजिकली बड़े क्लासेस के स्कूल कॉलेजेस वगैरह या जो हायर स्टडीज वाले हैं वो तकरीबन तो 70 to 80% जो है ना वो ऑनलाइन ही वो लोग प्रिफर कर ले रहे हैं। और रही बात कारोबार की, अब कारोबार तो उससे 70 to 80% उससे मुतासिर हो गया, तो उससे नुकसान ही हो गया। उसके बाद तकरीबन 80% कारोबार हमारा भी डल हो गया, ना उतना बिजनेस है, ना उतना रश है, ना उतना जो है ना हम लोगों को प्रॉफिट समझिए या तो बिजनेस समझिए, वो सब है बिजनेस में इतने सालों से बस रोटेशन में चल रहा बोलते हम लोग चला ले रहे, ताकि अब एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलते रहता। मेरा नाम सैयद अहमद अली है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सिया पब्लिशर्स एंड यूनिवर्सल बुक शोरूम ग्रुप। बुक्स पढ़ने से जो एक पेशेंस सब्र मिलता है, जो फोन को देखने से जो मोटिवेशन फोन में भी अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया के अवेलेबल है, जो आप मन चाहे तो उसको आगे बढ़ा लेते हैं, फिर उसको स्लो कर लेते हैं, जो आपको मनपसंद चीज़ है वही देखते हैं आप। बट बुक ऐसा होता नहीं। बुक अगर आप लेंगे तो फोन को साइड करेंगे और पूरा कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़ेंगे। जो पिछले अच्छे बड़े बड़े लोग तो अपने कंट्री के लिए या फिर मोटिवेशन के लिए जो बातें कही गई है बुक्स के अंदर, वो फोकस करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंस है मोबाइल फोन के अंदर और बुक पढ़ने के अंदर। पर्सनल आपका कोई ऐसा बुक रहा है या फिर आपने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा है जो आप चाहेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी भी, जो आप अभी जेनज़ीज हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए? हाँ, मैं तो रिच डैड पुअर डैड ऐसे वाले बुक्स पढ़ता हूँ, और हाउ टू इन्फ्लुएंस, जो ज़्यादातर हम किस तरह से बात करते हैं, बात करने का तरीका कैसा रहना चाहिए, और जो कठिन वक्त होता है तो उस वक्त में हम किस तरह से जो है रिएक्ट करना चाहिए, ये सारे बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। जी, मेरा नाम सलीम खान है। और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको एग्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर जो मेरी सर्विस है यूनिवर्सल में, मैं 1989 में ज्वाइन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यही हूँ। मैं काफ़ी 31-35 साल मेरे गुजर गए। वैसे तो बचपन से ये फील्ड में हूँ, मैं आना जाना है मेरा स्कूल टाइम से, तो मैं 1989-90 में यहाँ ज्वाइन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर हूँ यूनिवर्सल पे। इस टाइम पीरियड में, उतने दिनों में आपने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा होगा, और क्या लगता है कि पहले जो पीढ़ी थी और आज की पीढ़ी में कितनी फर्क है? देखिए, मैं खास बात ये बताऊंगा कि जब मेरा चाइल्डहुड पीरियड, जब मेरा बचपन था, जब मैं फील्ड में था, तो काफी अच्छे लोग आते थे उस टाइम पे, जो वो आज के प्रोफेसर है, आज के बड़े बड़े फैकल्टी से बड़े बड़े ओहदों पे है, तो उनको बहुत शौक था। उस जमाने में हमारे बचपन में जो है ये मोबाइल फोन नहीं था, और ये सब ऑनलाइन वगैरह, ये इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। जब एक लैंड फोन हुआ करता था, तो काफी अच्छे लोग आते थे, पढ़ने वाले आते थे, जिसको जुस्तजू होती थी किताबों में पढ़ने की, दिलचस्पी होती थी। और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। चलो अच्छी बात है, सहूलत की चीज है, मगर उसको जैसा यूटिलाइज करना है आजकल की जनरेशन नहीं कर रही। किताबों की तरफ से लोग का दिल यानी कि बिल्कुल ही वो हो गया है, पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिल रहा, वो लोग पढ़ नहीं सक रहे। बस जो भी है मोबाइल में पीडीएफ, ऑनलाइन क्लासेस, सहूलत के लिए है, काफी अच्छी बात है, मगर किताबों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे वो लोग, टेक्स्ट बुक। और पहले जब लोग आते थे उस जमाने में किताबें खरीदते थे, तो हमको लाके देने में भी मजा आता था, और किताबें देखने में करने में हमको भी इतना एक्सपीरियंस नॉलेज हो जाती थी कि मैं बता नहीं सकता। वो एक गोल्डन पीरियड था। अब सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में भी ये दिलचस्पी थी, पढ़ते थे, मगर अब थर्ड जनरेशन, आज का टाइम ऐसा हो गया कि किताबें जो हम बेचते थे उस जमाने में, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, जैसे कि काफी उस जमाने की किताबें हैं, ये हाउ टू विन फ्रेंड्स है। अब ये किताबें हम मंगाते हैं क्यों? हमको मालूम है इसके बारे में, इसके अंदर क्या चीज है, ये कैसी किताब है उस जमाने में। और जैसे कि ये है, देखिए आप, द मैजिक ऑफ थिंकिंग, और एज ए 7 हैबिट, स्टीवन कोवी, ये उस जमाने के टॉप लेवल पे अच्छा बिकते थे किताबें। आज की दुनिया में जहां पर किताब की वैल्यूज, किताब की इम्पोर्टेंस और किताबी दुनिया से ताल्लुकात बच्चों की, आज की जेनजीज की कम होती जा रही है, इसी सिलसिले में जहां बच्चों के अंदर इनकलाबी तेवर कम होते जा रहे हैं, नए जमाने से इतनी वाकफियत हो गई कि पुरानी किताब जैसे उर्दू के नॉवेल्स पढ़ना छोड़ दिए बच्चे आज के, और जिससे उनका माइंडसेट काफी चेंज हुआ और इंस्टेंट रिएक्ट करना चाहते हैं। काम नहीं है बच्चे, सब्र नहीं है बच्चों के अंदर,
तो इसी सिलसिले में हम शहर के मशहूर पब्लिकेशंस, सिया पब्लिकेशंस और यूनिवर्सल बुक स्टोर्स पे आके पहुंचे और उनके एमडी से भी हमने बातचीत की और वहाँ के सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी हमारी बातचीत हुई। इसी सिलसिले में पेश खिदमत है ये रिपोर्ट। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ सैयद फरमान अतीक, सियासत टीवी। शहर हैदराबाद में घरेलू मुलाजिमीन की जानिब से चोरी के बढ़ते हुए वाकयात को देखते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों को एहतियात करने की हिदायत दी और कहा कि किसी भी घरेलू मुलाजिम को मुलाजिमत पर रखने से पुलिस वेरिफिकेशन हासिल करें। पुलिस ने कहा है कि पस मंजर की यानी बैकग्राउंड की जाँच न करने से हैदराबाद से मुतालिक जराइम में इजाफा हो रहा है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में हैदराबाद में घरेलू मुलाजिमीन की जानिब से चोरी के 565 मुकदमात दर्ज किए गए। इनमें 65 संगीन नौयत के जबकि 500 आम नौयत के मुकदमात शामिल है। उन्होंने कहा है कि आईटी मुलाजिमीन, अकेले रहने वाले तलबा, बुजुर्ग शहरी और कारोबारी इदारे ऐसे जराइम का बड़े पैमाने पर निशाना बन रहे हैं। जुबली हिल्स में सबसे ज़्यादा 173 मुकदमात इस नौयत के दर्ज हुए, जबकि सिकंदराबाद में 88, खैरताबाद में 77, गोलकुंडा इलाके में 70, राजेंद्र नगर में 63, शमसाबाद में 49 और चारमीनार जोन में 45 मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस ने कहा है कि बाज़ घरेलू मुलाजिमीन पहले घर के अफराद का भरोसा हासिल करते हैं, फिर रोज़मर्रा की सरगर्मी, कीमती सामान, चाबियों की जगह और CCTV की कमज़ोर जगहों पर नज़र रखते हैं। मुनासिब मौका मिलते ही वो चोरी करते हैं। पुलिस ने कहा कि दूसरी रियासतों और बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुनज़्ज़म ग्रुप्स के अफराद भी घरेलू मुलाजिम बनकर घरों में दाखिल होते हैं और चोरी करते हैं। हैदराबाद पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया कि घरेलू मुलाजिम रखने से पहले आधार कार्ड या कोई दूसरा सरकारी शनाख्ती कार्ड हासिल करें और साबिक़ा मुलाजिमत की तफसीलात की भी तस्दीक करें, मोबाइल नंबर लें और उसके बाद ही उन्हें नौकरी पर रखें। खलीज बंगाल के शुमाल मगरबी हिस्से में बनने वाला हवा का कम दबाव इलाका अब शदीद दबाव में तब्दील हो गया। इसकी वजह से जुनूब मगरबी मानसून की हवाएं मजीद सरगर्म हो गई, जिसकी वजह से तेलंगाना में बारिशों का आगाज़ हो गया। महकमा मौसमियात के हुकाम के मुताबिक शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। बताया गया कि हैदराबाद में बरालूद मौसम रहेगा और हल्की से औसत बारिश की तवक्कुआत हैं। वज़न के इतवार की रात भी शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में बारिश का सिलसिला किसी कदर थम गया, ताहम मौसम खुशगवार हो गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम हुक्मनामा जारी किया है। आज समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि हैड्रा के कमिश्नर रवि रंगनाथ को देश से हटाकर उनकी जगह IG रैंक के अहल ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए। अदालत ने रंगनाथ के खिलाफ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ 63 तौहीन अदालत मुकदमात पर सख्त बरहमी जाहिर की। अदालत ने कहा कि बारहा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ऑफिसर को ओहदे पर बरकरार रखेंगे तो कानून की हुक्मरानी मुतासर होगी। बेंच ने सवाल किया कि एक ही मामले में 3 तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर होना संगीन बात है और इससे अदालती अहकामात के तय लापरवाही जाहिर होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि खानगी जायदादों में मुदाखलत न करने के वाज़े अदालती इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कार्रवाइयाँ क्यों की गई। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। मुतासिरा सिर्फ दरख्वास्त गुजार नहीं है बल्कि अदालत है। और वाई नाज़िर रुख करते हैं चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों की जानिब। लोकसभा में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ और एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया है। बिल वज़ीर-ए-आज़म मुतफ़र्रिक़ में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उस वक्त पेश किया जब अपोजिशन पार्टियों के लीडरान दिल्ली में तलबा पर हुई पुलिस बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज कर रहे थे। हुक्मरान तबका इस बिल पर बहस चाहता है, लेकिन हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही ऐवानों में खूब एहतजाज हुआ। दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडरान ने तलबा पर हुई पुलिस जुल्म से मुताल्लिक़ अमित शाह का जवाब देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से
इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा प्रद लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर पार्लियामेंट का मानसून इजलास एक बार फिर हंगामा खैज हो गया है। अपोजिशन पार्टियां दिल्ली में मुजाहिरीन दरबार के खिलाफ पुलिस एहलकारों की बर्बरियत को जोरदार अंदाज में उठा रही हैं। पार्लियामेंट के हाथे में आज कांग्रेस और दीगर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के लीडरों ने अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो के नारे लगाते देखे गए। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने तलबा पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज किया और मोदी हुकूमत से कहा कि ऐसे तलबा पर किए गए मजालिम का उसे हिसाब देना होगा। राज्यसभा में अपोजिशन के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अवान बाला की कार्रवाई शुरू होने के बाद अपनी बात रखी और कहा कि ऐसा हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जब तलबा को पीटा और घसीटा गया हो। उन्होंने कहा कि तलबा पर हमले के लिए अमित शाह रास तौर पर जिम्मेदार हैं। और उधर दूसरी जारी मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियां पेपर लीक बिल के हवाले से संजीदा नहीं है, ऐवान का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का डिमांड जो आया था उसको देखते हुए इतना बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो पेपर लीक्स होते हैं और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बिल जो आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्ष फिर चर्चा करने के लिए वो मना कर रहे हैं और नारेबाजी, प्लेकार्ड लेकर के, तकिया लेकर के फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है, एग्जामिनेशन जो होते हैं उसको सुधारने के लिए और गलत काम करने वालों को कठोर सजा देने के लिए प्रक्रिया जो घोषणा की है, टास्क फोर्स बनाया है और इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए। गुजरात में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी मुसलधार बारिश ने मामूलात ज़िंदगी दरम बरम कर दी है। मुसलसल बारिश और सैलाब जैसे हालात की वजह से गुजरात के कई अजला को संगीन बहरान का सामना है। शदीद बारिश की वजह से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की मौत की तस्दीक की गई है और हज़ारों लोगों को रेस्क्यू करते हुए महफूज मकामात पहुँचाया गया है। इंतज़ामिया की टीमें मुसलसल इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक शदीद बारिश के बाद रियासत भर में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को एहतियातन महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 7,000 से ज़्यादा लोगों को राहत और बचाव मुहिम के तहत बहिफाजत निकाल लिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी राब्ते की तस्दीक की और कहा कि ईरान की अवलीन तरजीह अपने अवाम और ख़ुद मुख्तारी इलाक़ाई सलामियत का तहफ़्फ़ुज़ है। तेहरान और वाशिंगटन की जानिब से हमलों को रोकने और दोबारा बातचीत करने पर आमादगी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये न भूलें कि इससे पहले जब हम मुज़ाकिरात कर रहे थे हमें उस दौरान 2 बार अमेरिका और इसराइल ने हमलों का निशाना बनाया। इस्लामाबाद मुआहदे का हवाला देते हुए उन्होंने एक बार फिर अमेरिका पर इसकी खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लगाए और कहा कि इस मुफाहमत की यादाश्त में कोई इबहम नहीं। बयान के मुताबिक अमेरिका ने जो कुछ किया वह इस मुआहदे की मुख्तलिफ शिकों की खुली खिलाफ वर्जी थी और तीसरी बार इसी मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद सिफारतकारी के ज़रिए इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। याद रहे कि
एग्रीमेंट पर खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी दस्तखत किए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों अपने बयान में ईरान पर इल्ज़ाम में कहा था कि ईरान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है और जब भी वो कोई मुआहदा करता है तो खिलाफ वर्जी भी करता है। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने ईरान जंग में हलाक और जख्मी होने वाले अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद से मुताल्लिक़ ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए। पेंटागन ने नुकसानात के अपने डेटाबेस को अपडेट किया और मज़ीद 140 से ज़्यादा जख्मी फ़ौजियों का इंदराज किया है, जबकि हालिया दिनों में ईरानी हमलों में हलाक होने वाले 4 फ़ौजियों को भी दोबारा फिर इसमें शामिल किया गया। पेंटागन के डिफेंस एनालिसिस सिस्टम में एक नई कैटेगरी ओवरसीज़ ऑपरेशंस का इजाफा किया गया, जिसके तहत 7 जुलाई से बैरून मुमालिक कार्रवाइयों में हलाक और जख्मी होने वाले फ़ौजियों का रिकॉर्ड रखा गया। ईरान के खिलाफ जंग में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी जख्मी हुए, जबकि 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ जारी जंग में अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 बताई गई है, जबकि जख्मी फ़ौजियों की तादाद 624 तक जा पहुँची। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो जारिया साल न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो ज़ोहरान ममदानी के गिरफ्तार करने वाले बयान पर फिक्रमंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि न्यूयॉर्क के मेयर नफरत को हवा दे रहे हैं। याद रहे कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी चंद दिन कबल उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर चुके हैं। ताहम अपने दूसरे बयान में उन्होंने अपने मौक़िफ़ में नरमी लाई और कहा था कि उनके पास बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से जारी करदा वारंट पर नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी इख्तियार नहीं है। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में भी कहा कि वो तमाम न्यूयॉर्क वालों के मेयर हैं, खा वो यहूदी हों, ईसाई हों या मुसलमान, लेकिन वो एक ग्रोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीनी हकूक़ के हामी ज़ोहरान ममदानी ने गुज़िश्ता साल अपनी इलेक्शन मुहिम में गज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों की मुखालिफत को एक अहम नुक्ता बनाया था। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम यानी वॉर क्रिमिनल भी करार दिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का जल्द होगा आगाज, 1 करोड़ से ज्यादा खानदानों को पहुंचेगा फायदा। मुल्क में बीजेपी के दौर में जो भी वज़ीर तालीम बना जल्द उसकी किस्मत खराब हो गई, जेनजी का एहतजाज रंग लाया, मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा, रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। जंतर मंतर पर एहतजाज के मौके पर बीजेपी लीडरों की जानिब से इश्तिहार अंगेज बयानात की सख्ती से मजम्मत, बीआरएस लीडर डी शरावन का बयान। अपोजिशन के जबरदस्त एहतजाज के दरमियान एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया, चंद लम्हों बाद ही कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर देना पड़ा। अमित शाह जवाब दो, लाठी का हिसाब दो, आज पार्लियामेंट अहाते में अपोजिशन पार्टियों ने फिर किया एहतजाजी मुजाहरा। और अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत जारी, तेहरान की अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।